गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सहायक आचार्य इतिहास विभाग श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सदा की तरह एक बार हम एक नए एपिसोड में, जो लिटरेरियन पार्ट का लास्ट एपिसोड है आज, मुग़ल काल में साहित्य का मेन फ्रेम है वो फ़ारसी ही था। अनुवादित रचनाएं भी जो हैं वो फ़ारसी में उपलब्ध हैं और मुख्य तौर पर कोई भी लिटरेचर या इंस्क्रिप्शन जो भी लिखा जाता है उसमें जनता की अप्रोच, दरबारियों की का इंटरेस्ट, इन सबको ध्यान में रख के काम किया जाता है। क्योंकि राजतंत्र में राजा और उसके परिवारजन और उसके दरबारी अहम होते हैं और उनको समझ में आना ज़रूरी होता है। इसलिए मुग़लिया हुकूमत जो थी उसमें अधिकांश लोग मुसलमान ही डोमिनेंट थे और उनकी समझ और समझाइश की भाषा जो थी वो फ़ारसी थी। इसलिए फ़ारसी को ज़्यादा वेटेज मिला और फ़ारसी राजभाषा बनी। इसलिए जितना लिटरेचर था वह भी फ़ारसी में ही होना था, ये लाजमी था। इस कारण से फ़ारसी को एडवांसमेंट मिला। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रबुद्ध शासक थे जिसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं ख़ास तौर से, और उसके बाद में आगे आने वाले शासक भी हम उसमें मान सकते हैं, जैसे जहांगीर है, शाहजहाँ हैं। इन शासकों ने समानांतर स्तर पर विकसित हो रहे क्षेत्रीय साहित्य, अन्य भाषाओं के साहित्य, संस्कृत साहित्य, इन सभी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संरक्षण दिया या फिर उन्हें पनपने दिया, लेकिन उनका विरोध नहीं किया। और इस कारण से एक समृद्ध साहित्य है उसका निर्माण हो गया। और यही कारण था कि कल हमने टॉपिक में हिंदी साहित्य के डेवलपमेंट की बात की थी। आज हम हिंदी से भी प्राचीन साहित्य जो संस्कृत साहित्य है उसकी बात हम करेंगे। यद्यपि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल है वो गुप्त काल था और संस्कृत भाषा का जो उत्तम शिखर था वो मुस्लिम राज्यों में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राजकीय भाषा नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र से जुड़े अधिकांश लोग, अधिकारी जन जो है वो मुसलमान थे और उनको समझ की जो भाषा थी वो फ़ारसी और अरबी होती थी। उसमें भी फ़ारसी ज़्यादा थी और चूँकि इनके प्रशासन का आधार भी फ़ारसी ही और अरबी पद्धति था, उसमें फ़ारसी डोमिनेंसी थी। इसलिए 1835 तक फ़ारसी राजकीय भाषा के तौर पर काम करती रही। जब तक कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको रिप्लेस नहीं किया इंग्लिश से, तब तक अकबर के काल से लेकर ये राजकीय भाषा बनी रही थी। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में कुछ बात करेंगे। संस्कृत साहित्य का वैसे डेवलपमेंट जो है वो बाबर और हुमायूं के समय नहीं देखा गया है और अकबर के समय से इसके डेवलपमेंट को देखा गया है। अकबर के समय जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो फैजी हैं, उन्होंने अलोपनिषद के नाम से एक उपनिषद का संकलन किया था। इसे अंतिम उपनिषद भी माना जाता है और ये संस्कृत भाषा में था। फैजी सरहिंदी अबुल फजल का भाई था, शेख मुबारक नागौरी का पुत्र था और ये सब लोग नागौर के रहने वाले थे। नवरत्नों में शामिल थे और इन्हें अनुवाद विभाग का अध्यक्ष भी अकबर जलालुद्दीन ने बनाया था और इनके निर्देशन में बेहतरीन जो रचनाएं थी उनका जो है ट्रांसलेशन हुआ था और उसी क्रम में इन्होंने अलोपनिषद को कंपोज किया था। अकबर चूँकि धार्मिक स्वरूप में सुलह कुल की नीति वाला था, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया। वहाँ पे दार्शनिक बहस शुरू की। उन्होंने मुसलमानों को बुलाया, 78 में उसने सभी धर्मों को बुलाया, वहाँ पे डिस्कशन हुए और फाइनली अकबर ने जो है एक तरीके से सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक स्थान पे करने के लिए जो है वो दीन इलाही धर्म जो है उसको कंपोज किया और बुराइयां जो थी उनको छोड़ दिया। तो चूँकि अकबर के जहन में
एक बड़े शासक के गुण थे और उन्हें फलीभूत करना उन्हें आता था और उन्होंने किया भी। इस लिहाज से अकबर जो हैं बेहतरीन रहे और इस तरीके से जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। अकबर के समय दरभंगा के ठाकुर महेशदास जो थे उन्होंने सर्वदेश वृतांत संग्रह नामक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट रचना भी यहाँ पर है, सिद्ध चंद्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित नामक ग्रंथ भी लिखा था और देव विमल ने हीर सौभाग्यम लिखा था और एक था अकबर शाही श्रृंगार दर्पण जो सुंदर कवि ने लिखा था। तो इस तरीके से अकबर शाही श्रृंगार दर्पण है, हीर सौभाग्यम है या भानुचंद्र चरित है या आर्योपनिषद है, ये सारी रचनाएं जो हैं वो जलालुद्दीन के समय कंपोज की गई थी। इसके बाद में जहांगीर के समय संस्कृत में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, इन्हीं में से कुछ जो लिटरेरियन है वो चलते रहे। इसके बाद में अगला जो बहुत बेहतरीन व्यक्ति था उसका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबारी थे और शाहजहाँ के समय इन्होंने रस गंगाधर और गंगा लहरी नामक 2 ग्रंथ लिखे। वस्तुतः इन दोनों ग्रंथों की विषय वस्तु जो है वह संस्कृत है और कंटेंट लैंग्वेज कंटेंट है और विषय वस्तु जो है वो संगीत है। तो ये दोनों ही ग्रंथ हैं वो संगीत पे कंपोज किए गए थे और ये शाहजहाँ की बेहतरीन उपलब्धि थी म्यूज़िक के क्षेत्र में। और एक वैसे तो औरंगज़ेब के समय तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था और औरंगज़ेब के समय इतना ज़रूर था कि फ़कीरुल्लाह के द्वारा मान कुतूहल का राग दर्पण के नाम से अनुवाद हुआ था और मान कुतूहल वैसे संस्कृत की है और उसका फ़ारसी में ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये थोड़ा उल्टा है, संस्कृत साहित्य ना होकर संस्कृत से इंस्पायर्ड होकर फिर उधर लिखा गया था। ऐसे तो कलहण की राज तरंगिणी है उसको मुल्ला साबादी ने ट्रांसलेट किया था, वो भी संस्कृत की ग्रंथ थी, लेकिन यहाँ पे उल्टी है वो, मतलब जो जैसे कि उपनिषद हैं तो वो संस्कृत में थे, गुप्तकालीन संस्कृत में थे, नल दमयंती है, लीलावती है और ये जो जितना भी लिटरेचर है मोस्टली जो संस्कृत में है उसको इन्होंने वो किया था, फ़ारसी में ट्रांसलेट किया था। तो वैसे तो इनडायरेक्टली ये भी हम कह सकते हैं कि विभिन्न बादशाहों ने संस्कृत के ग्रंथों को मौलिक रूप से रचित भी होने दिया, उन्हें सपोर्ट किया या ना किया, लेकिन उन्हें रोका नहीं, उदासीनता दिखाई या फिर उन्हें समर्थन दिया। बात एक ही होती है, रोकना एक अपोज होता है और एक होने देना कि संस्कृत की जो कंटेंट है उसको बेहतरीन मानकर आम लोगों या पब्लिक डोमेन में लाना या इलाइट क्लास या दरबारी कवियों तक इसे पहुंचाने का काम जो है वो विभिन्न बादशाहों ने किया था। तो इस तरीके से लिटरेचर का पार्ट है वो पूरा होता है। लिटरेचर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लिटरेचर किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी समय और किसी भी राजतंत्र, लोकतंत्र सभी का आईना होता है। हम परसेप्शंस देख सकते हैं उसमें और हम पता कर सकते हैं कि अमुक जो चीज़ है वो किस तरीके से प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि लिटरेचर के थ्रू हमें शासक की सोच का पता चलता है, सोसाइटी के ट्रेंड्स का पता चलता है और रिलीजन्स का पता चलता है, इकोनॉमिक पोजीशन का पता चलता है, राइटिंग स्किल का पता चलता है एंड फिलॉसफी का पता चलता है। तो एवरीथिंग जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं, उन सब का एक यूँ कह सकते हो कि ये मिरर होता है जिसमें आप इन सबको देख सकते हो। तो लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मनुष्य जो है वो अपनी सोच, अपने दर्शन और अपने इन्हीं से जाना जाता है। ये यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस तरीके से आपने लिटरेचर का पार्ट है वो पूरा देख लिया और मोटे तौर पर हमने जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको भी लगभग हमने पूरा
कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, और अगले एपिसोड में कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। वाहे गुरु दा फतेह, वाहे गुरु दा खालसा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय।